देखो 15 को टोटल चैप्टर है मैथ में, उसमें से फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। यहाँ से आप लोग एक बात लेके चलना कि अब इसके बाद में छूटना ना पाए, लगभग ये लेके चलना कि अब यहाँ से छूटेगा नहीं, सब कुछ हम कंप्लीट करते ही चलेंगे। अब लास्ट है अभी वास्तविक संख्याएं। चलो सीखते हैं इसमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे चैप्टर 1, नाम है रियल नंबर। सबसे पहले इसमें जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे कहा जाता है परिमेय संख्याएं। उसे ही कहा जाता है परिमेय संख्या। p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्याएं जो वर्गमूल के रूप में रहे और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या तो उसे p बटा q के रूप में लिखा जाएगा और नहीं तो वर्गमूल के रूप में रहेगा और उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। जैसे 49 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना होता है 7। 100 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना होता है 10। 25 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना होता है 5। तो कोई बोलेगा कि रूट 25 कौन सा संख्या है? तो रूट 25 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। और नहीं तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे ही कहा जाता है परिमेय संख्या। उसे ही कहा जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के ठीक बाद में आता है अपरिमेय संख्या। तो जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। उसे ही कहा जाता है अपरिमेय संख्या। जिसे हम p बटा q के रूप में लिख देंगे, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख देंगे, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जिसे p बटा q के रूप में लिख देंगे उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। और जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख पाएंगे उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्या कहा जाता है उसको? अपरिमेय संख्या। नहीं तो एक और पहचान है। अगला पहचान क्या है कि ये संख्या वर्गमूल में के रूप में रहेगा। ये संख्या वर्गमूल के रूप में रहेगा और इसका पूरा पूरा वर्गमूल भी नहीं निकल पाएगा। ये संख्या वर्गमूल के रूप में रहेगा और इसका पूरा पूरा वर्गमूल भी नहीं निकल पाएगा। अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब वर्गमूल के रूप में रहेगा लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको कहा जाएगा अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या नहीं तो वैसी संख्याएं जो वर्गमूल के रूप में रहे तथा उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकल सके तो उसे अपरिमेय। जैसे रूट 19, रूट 3, रूट 8। जैसे कोई बोलेगा कि बताइए रूट 2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या हुआ। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। रूट 19 क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 23 क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 25 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। रूट 36 क्या है? ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होता है? 6। लेकिन कोई बोलेगा कि रूट 31 क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 31 क्या है? जिस संख्याओं का वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय होता है। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय है। जिसका नहीं निकल पाएगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय बुझा जाएगा ना। हमारे चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या, तो अब आता है डिफिनेशन वास्तविक संख्या का। अलग देखो, वास्तविक संख्या ही रियल में, वास्तविक संख्या ही वास्तव में बांटा हुआ है परिमेय संख्याओं में और अपरिमेय संख्याओं में। वास्तविक संख्या ही दो भाग में बटा है, एक परिमेय में बटा है और एक बटा है अपरिमेय में। एक परिमेय में बटा है और एक बटा है अपरिमेय में। वास्तविक संख्या ही बटा है सब कुछ। एक परिमेय में बटा है और एक बटा है
अपरिमेय में, एक परिमेय में बटा है और एक बटा है अपरिमेय में। तो जिन वास्तविक संख्या है, अगर दोनों को हम एक के साथ मिला के बोलेंगे तो वही कहलाएगा वास्तविक संख्या। मतलब क्या है, जैसे कोई बोलेगा कि √3 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या √3 वास्तविक संख्या है? हाँ है। वास्तविक संख्या में दोनों आ जाएगा। जैसे कोई बोलेगा कि 2 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय। लेकिन कोई बोलेगा कि क्या वास्तविक संख्या भी है? हाँ है। वास्तविक संख्या में सब आता है, परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। इसमें जितना भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये वास्तविक संख्या है। इसमें जितना एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये सब कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या है। बात समझ में आ रहा क्या करें हम? जैसे एक परिवार है तो दादाजी अगर होते हैं वो सबके लिए हैं, दादाजी जो है सबके लिए हैं, तो यानी कि इनका सब परिवार है, पूरा जितना भी है सब उन्हीं का घर का है, लेकिन उसमें सब बांटा हुआ है। कोई पापा हैं, कोई चाचा हैं, कोई चाची हैं, कोई दादी हैं, कुल बांटा हुआ है, लेकिन ये सबसे रिलेटेड है। तो वैसे ही होता है, वास्तविक संख्या से ही सब बना है। वास्तविक संख्या से ही बना है। कौन सा बना है? वास्तविक संख्या से ही बना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बस सब संख्या वास्तविक संख्या है। आपको पता होना चाहिए कुछ संख्याएं काल्पनिक संख्याएं भी हैं, कुछ काल्पनिक संख्याएं भी है, बस एज्यूम किया जाता है उनको। जैसे काल्पनिक संख्या किसको कहा जाएगा? कोई अगर संख्या माइनस में रहे या वर्गमूल के रूप में रहे तो ये काल्पनिक संख्याएं हैं, ये वास्तव में होता नहीं है, इसको जबरदस्ती लिखा गया है। ये ऐसा कभी कोनो स्थिति नहीं आएगा कि ये इस स्थिति में आएगा, कभी नहीं आने वाला है। लेकिन इसको जब जबरदस्ती लिख दिया गया तो इसको कहा जाएगा काल्पनिक संख्या, बस कल्पना करके लिख दिया गया। काल्पनिक संख्या कोई पूछेगा क्या है, तो बस आप क्या कीजिएगा कि माइनस में किसी संख्या पर वर्गमूल चढ़ा दीजिएगा। माइनस में कोई संख्या लिख करके वर्गमूल चढ़ा दीजिएगा। -25 क्या है? कौन सा संख्या है? काल्पनिक की वास्तविक की परिमेय? काल्पनिक संख्या है। इसका वर्गमूल मत निकलना, ये वर्गमूल में नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वर्गमूल जो निकलता है वो जोड़ा चीज का निकलता है, बराबर बराबर का। इसको तोड़ोगे तो -5 × 5 में टूटेगा। तो ये बराबर बराबर कहाँ हुआ? एगो 5 है, एगो क्या है? -5। बात समझ में आ जाएगा? और यदि P/Q के रूप में लिख देंगे तो परिमेय, नहीं लिख पाए तो अपरिमेय। यदि वर्गमूल किसी संख्या का निकल गया तो वो परिमेय, और नहीं निकला तो, लेकिन टोटल के टोटल कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या है। बस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा? वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब सब एक साथ कहेंगे तो वास्तविक संख्या है। अगला आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में सबसे पहले आता है एलसीएम। हम लोग देखेंगे इसमें लघुत्तम। लघुत्तम क्या है? लघुत्तम एक ऐसा संख्या है, लघुत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट में लस कहा जाता है। लघुत्तम क्या है? लघुत्तम एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा संख्या है जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाता है, जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाता है। ये एक ऐसा संख्या होगा जो बहुत सारा संख्या दिया रहेगा, 10 गो, 5 गो, 6 गो, उन सब से कटेगा। जैसे 3, 5, 15। तो इसमें कोई बोलेगा कि इसके एलसीएम निकालिए, तो इसके एलसीएम होगा 15। 15 ही एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या है जो 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। एलसीएम क्या है? जैसे 3, 4 और 5, इसका कोई एलसीएम बोलेगा कि कितना होगा, तो इसका एलसीएम होगा 60। तो लघुत्तम का मतलब हुआ कि 60 इकलौता एक ऐसा संख्या है 3, 4 और 5 के लिए जो सबसे छोटा है और जो सबसे कट जाएगा। एकरा अलावा 60 से कोनो ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों के तीनों से कट जाए। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाता हो, उसी को कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहा जाता है उसको?
लघुत्तम समापवर्तक को दरवाजा बंद कर दीजिए, बढ़िया से बंद कर दो। लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाता हो, उसी को क्या कहा जाता है? लघुत्तम समापवर्तक। यह छोटा से छोटा संख्या है, जैसे 2, 4 और 3। कोई बोलेगा कि इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा 12। क्या होगा? अब 12 से ऐसा कोनो छोटा संख्या नहीं है जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। यह ऐसा छोटा संख्या है जो 2 से भी कट जाएगा, दिए गए सभी संख्याओं से कट जाएगा वो। अब बोलेगा कि 12 के पहले 8 तो अबे करता है, 8 तो कटिए जाएगा। बबुआ 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, कोनो एगो से ना कटेगा वो। बोलेगा 4 तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा वो। तो एक ऐसा संख्या ये लघुत्तम समापवर्तक होता है जो सबसे छोटा संख्या है और सबसे कटने वाला है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूरी तरह कट जाता है, उसे क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? एलसीएम। अब आता है इसके भाई है महत्तम समापवर्तक। ध्यान से सुनना, हम जो बोले हैं कि वह छोटा से छोटा संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाता है, सभी संख्याओं से कट जाता है, वह छोटा संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाता है। अब महत्तम में क्या होगा? वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को काट देता है। वह बड़ा से बड़ा संख्या, महत्तम, महत्तम मतलब बड़ा, वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को क्या कर देता है? काट देता है, उसी को कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। क्या कहा जाता है उसको? जैसे 3, 4 नहीं 3, 6 और 9। कोई बोलेगा कि बताइए इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो वह बड़ा से बड़ा संख्या लेना है जिससे भागा देंगे तो ये तीनों कट जाए, उसी से भागा देंगे तो इसका महत्तम समापवर्तक होगा 3। कैसे? 3 से 3 में भागा देंगे कट जाएगा, 3 से 6 में भागा देंगे कट जाएगा, 3 से 9 में भागा देंगे कट जाएगा। यह ऐसा संख्या है जो सबको काट देगा, जैसे 4, 8 और 10। कोई बोलेगा कि बताइए इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या लेना है जो सबको काटे। तो 4 तो लोगे नहीं। महत्तम समापवर्तक कभी भी दिए गए संख्याओं में से सबसे छोटका होगा, न तो वो करो से छोट होगा। लघुत्तम समापवर्तक कभी भी दिए गए संख्याओं में से सबसे बड़का होगा, नहीं तो ओकरो से बड़ होगा। तो 8 तो होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं, 4 हो सकता है। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा, लेकिन 10 नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 भी नहीं होगा। तब क्या होगा इसका लघुत्तम समापवर्तक? 2। 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा और 2 से 10 भी कट जाएगा। तो 4, 8 और 10 का एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया क्या बता रहे हैं हम? अब अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे 3, 6, 9 का एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम तो आप लोग बनाते होंगे, एलसीएम में झंझट नहीं होगा। 3, 6, 9 कटा देना है। 3 से कटा 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में। अब कटेगा नहीं तो गुणा किया जाता है। 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी के 6 व 6 18। उसके एलसीएम क्या आ जाएगा? 18। अब इसमें बोलेगा कि महत्तम समापवर्तक निकालिए। महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं से को पूरी तरह क्या करता है? विभाजित करता है। जैसे कि 12 और 18 का कोई मौसा पूछेगा तो कितना होगा? बताओ। 6 होगा। सबसे बड़ा संख्या लेना है, सबसे बड़ा संख्या लेना है जो सबसे कट जाए। अब बोलोगे 3 ना हो जाएगा? नहीं, क्योंकि 3 से बड़ा होता है 6, 6 से भी कट रहा है। 3 ना लेकर के हम क्या लेंगे? 6। बोलोगे कि 2 ना होगा? नहीं, 2 से बड़ा होता है 6, 6 से कट रहा है। बड़ा से बड़ा संख्या लेना है जो कटेगा। बोलोगे कि अंदाजे पे बनाएंगे, कोई रूल नहीं है इसका बनाने का? है रूल। मौसा बनाने का रूल है
मौसा बनाने का रूल है। जैसे ऐसे बनाया जाता है, मान लो कोई बोलेगा कि 13 का और 20 का मौसा क्या होगा, 13 और 20 का मौसा क्या होगा। मौसा बराबर वाट, कितना का पूछ रहा है, 13 और 20 का। तो कुछ करना नहीं है, 13 अब भागा कर देंगे 20, 13 से एक बार में जाएगा, यहां पे आएगा 7। ध्यान से समझना। अब ये 13 नीचे आएगा, ठीक। तो अब 7 से कितना बार में जाएगा, ये एक बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, बच क्या गया जा 6। ये तब तक है नीचे आता रहेगा जब तक ये कट न जाए। अब 7 है जा गया, तो कितना बार में, एक बार में, 6 है जा जाएगा 1। अब कितना बार में जाएगा, 6 बार में, कट गया। लिख देंगे 13,20 का HCF बराबर 13,20 का HCF बराबर किससे कटाऊ, 1 से। तो HCF बराबर क्या आ जाएगा, 1। HCF बराबर क्या आ जाएगा, 1। जिससे कटता है वही HCF होता है। बात समझ में आ रहा है क्या करें हम। जैसे 90 चाहे 25 और 15 का पूछेगा HCF ज्ञात करें, 25 और 15 का HCF ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे, छोटका से बड़का में भागा देना है। तो छोटा कौन है दोनों में से, 15, भागा किस में देंगे, 25। कितना बार में जाएगा, एक बार में। क्या बचेगा ही जा, अब नीचे क्या आ जाएगा, कितना बार में जाएगा, ये 5 बचेगा ना। अब नीचे क्या आएगा, 5 दूनी के, कट गया। HCF बराबर क्या आ जाएगा, HCF बराबर क्या आ जाएगा, बात समझ में आया, HCF निकलने आ जाएगा। अब आए, अरे बुझा रहा है HCF कैसे निकल रहा है, चलो निकालो तो आप लोग सब अभी। 30 और 39 का HCF बराबर व्हाट, 30 और 39 का HCF बराबर व्हाट। इसका आंसर आएगा 3। अब क्या किए होंगे, नीचे रख दिए, 30 ले भागा दिए होंगे 39 में, 30 से कम 30, 9 आया होगा। अब 30 ही जाएगा, 9 तिया 27, है जा 3 आया होगा, है जा 9 आया, तितिरी के 9, कट गया। HCF बराबर आ गया, HCF बराबर आ गया 3। HCF कितना आ गया, 3 हो गया। सही था, ऐसे बनाने चाहिए ना। अब आगे आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अभी हम लोग तुरंत HCF निकालना सीखे, HCF तुरंत निकालना सीखे। लेकिन एक गणितज्ञ हैं यूक्लिड, इन्होंने भी HCF निकालने का एगो तरीका दिया, और उसी तरीका का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है यूक्लिड विभाजन लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड नामक के गणितज्ञ ने HCF ज्ञात करने का, केवल 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने का एक कंसेप्ट दिया। इसी कंसेप्ट को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यदि A और B दो पूर्णांक, अगर 2 धन पूर्णांक दिया रहे, 2 धन पूर्णांक दिया रहे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार A और B 2 धन पूर्णांक दिया रहे, तो इन दोनों पूर्णांकों के लिए Q और R ऐसी संख्याएं विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यदि A और B 2 धन पूर्णांक दिया रहे, तो इन दोनों धन पूर्णांकों के लिए 2 और धन पूर्णांक विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R होता है। यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने का एक तरीका दिया, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है। इस प्रमेय के अनुसार 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर BQ प्लस R है।
जहां 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन छोटा होता है 20 से। जहां 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन छोटा किससे होता है 20 से। यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक तरीका दिया जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। इस प्रमेयिका के अनुसार यदि ए और बी, कभी कभी कोई फिल्म में देखे होंगे टीवी उवी में कि एक आदमी रहता है जो बहुत अत्याचार करता है, तो कोई कहता है कि तुम्हारे लिए जरूर कोई आएगा और जो तुम्हारा सर्वनाश करेगा। वैसे ही ये दो गो अगर संख्या दिया है तो दो गो के लिए और दो गो, वो अकेले रहता है तो उसको कहा जाता है तुम्हारे लिए कोई एक गो आएगा। अगर ये दो गो है तो इसके लिए कौ गो आएगा, दो गो आएगा। ऐसा ना आएगा कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा क्या करें हम? जैसे वो कहता है कि देखो भगवान तुम्हारे लिए जरूर कोई मसीहा आने वाला है जो हम लोगों का उद्धार करेगा, वैसे ही इन दोनों के लिए दूदू को है तो दूदू को मसीहा आएगा जो इन दोनों का उद्धार कर देगा। तो इस प्रकार करेगा कि ये बराबर सूत्र क्या होगा बी क्यू प्लस आर। ए बराबर सूत्र क्या होगा बी क्यू प्लस आर। ये लिखना जरूरी है। जहां 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन छोटा किससे होगा 20 से। देखो इसका कॉन्सेप्ट बहुत उल्टा लगता है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, हम क्वेश्चन बनवाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कलन विधि भी कहा जाता है। क्या विधि कहा जाता है? कलन विधि भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि कलन विधि से एचसीएफ ज्ञात करें, तो समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बात कर रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकाला जाता है। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉस और मॉस से संबंधित आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दो या दो से अधिक लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा दो होता है। दो या दो से अधिक लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? दो होता है। अगर लगातार सम संख्या है 4, 6, 8, 10, 12, 14 लगातार अगर है, एक गो रहे चाहे 10 गो रहे, तो इसका एचसीएफ जो है हमेशा कितना आएगा? 2। इसको ज्ञात करने का जरूरत नहीं है, ये बबुआ रेडीमेड रूल है। दो या दो से अधिक लगातार विषम संख्याओं का मौसा एक होता है। लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है और लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। अगर दो गो संख्या रहे चाहे दो से ज्यादा रहे, अभाज्य रहे, अभाज्य मतलब अपने में कटे ना, तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1। जैसे कोई बोलेगा कि चलो बताओ 17 और 23 का एचसीएफ क्या होगा, तो 17 और 23 दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो ये इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। घात वाली संख्याओं का मौसा सबसे कम घात वाली संख्या या 1 होता है। अगर कोई बोल देगा कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 8 का एचसीएफ बताइए, तो आप क्या बताओगे? तो हम क्या बता रहे हैं? हाँ बोलो, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? घात वाली संख्याओं का मौसा सबसे कम घात वाली संख्या या 1 होता है। इहो 2 है, इहो 2 है, इहो 2 है, एहिजा 2 3 गो है, हेजा 2 5 गो है, हेजा 2 को गो है, तो सबसे कम घात वाला कौन हुआ? 2 के पावर 3, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 के पावर 3। बात समझ में आ गया? क्या करें हम? घात वाला संख्या होना चाहिए। जैसे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 गुना 2 के पावर 5 और 3 के पावर 6 गुना 2 के पावर 8। कोई बोलेगा कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? आप ध्यान देना, ये गुणा में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों मिला के एक है, ये दोनों मिला के एक है और ये दोनों मिला के एक है। अब आप देखो इसमें एचसीएफ निकालना है। 2 के पावर 2, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 8, तो 2 के पावर क्या उठा लेंगे इसमें से? 2। 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 6, तो सबसे कम तो यही ना हुआ, तो क्या उठा लेंगे? 3 के पावर 2 हो गया।
बात समझ में आया? 3 के पावर 5 कॉमा 3 के पावर 9 गुना 3 के 2 के पावर 8 कॉमा 2 के पावर 5 गुना 3। इसका कोई बोलेगा कि एचसीएफ कितना होगा? इसका कोई बोलेगा कि एचसीएफ कितना होगा? तब कैसे बताओगे? 3 के पावर 5, 3 को मिला लो पहले, 5 9 1, कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे? 3 के पावर 1, 2 के पावर 8 और 2 के पावर 5, तो क्या ले लेंगे? ना, हेकरा में नहीं खे, इसको नहीं लेंगे। आंसर सब में रहेगा तब ना, सब में नहीं था, ये दुगो में था, इसमें नहीं था। जैसे 2 के पावर 8, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2, 5 के पावर 6 गुना 9 के पावर 7 के पावर 2, इसका एचसीएफ अब क्या होगा? मिले मिले से मौसम मिलना चाहिए। इसका मौसम क्या होगा? 2 के पावर 8 है, 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 3 के पावर 2 है, इतना है। कुछ मिल ही नहीं रहा है। 2 और 2 है में तो मिल रहा था, लेकिन है में नहीं मिल रहा है। 3 हेकरा में है लेकिन कोनों में नहीं है, 5 हेकरा में है कोनों में नहीं है, कुछ है ये नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा? बात समझ में आ गया? कुछ मिलेगा तब ना, कुछ मिल ही नहीं रहा तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। अरे आ जाएगा समझ में? घात वाला संख्या में सबसे कम घात वाला होगा और नहीं तो उसका एचसीएफ क्या होगा? 1। अरे कोई दिक्कत है? बोलो। खत्म हो गया थ्योरी 1.1 का। इसमें हम लोग सीखे थ्योरी में क्या क्या? लघुत्तम, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं को क्या कर दे? पूरा पूरा सभी संख्याओं से कट जाए, सभी संख्याओं से कट जाए। मौसा क्या था? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, जो सभी संख्याओं को काट दे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या था? ए और बी दो पूर्णांक दिए रहने पर बी और क्यू, ए और बी दिए रहने पर क्यू और आर उसके लिए विद्यमान है, जिसके लिए ए बराबर क्या हो जाता है? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर हो जाता है बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या? धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने का विधि है। फिर हम लोग सीखे कि 2 या 2 से अधिक लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 2। 2 या 2 से अधिक लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 1। 2 या 2 से अधिक लगातार अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 1। और घात वाली संख्या के एचसीएफ सबसे कम घात वाला संख्या नहीं तो 1 होता है, नहीं तो क्या होता है? 1 होता है। यही ना सीखे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 में। बहुत आसान चैप्टर है, अब ध्यान से देखिएगा, तुरंत बनाने लगिएगा आप लोग भी। कोई उतारेंगे नहीं, कोई बनाएंगे नहीं जब तक हम ना कहें, और कहीं दिक्कत हो तो पूछना है तुरंत। प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बोला है। अगर ये ना बोलता तो हम कसहूं बना देते, ना बोलता तो कसहूं बना देते, लेकिन ये बोला है तो बनाना पड़ेगा हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से। पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला है, क्या करना है? 135 कॉमा 225, 135 और 225 क्या बोला है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ बराबर व्हाट? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ बोला है कि कितना होगा। क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ बना लेंगे 225। ठीक, एक बार में जाएगा 135, यहां पर आ जाएगा 0,
है 9, ये कट जाएगा। अब आएगा 135 ना, हम तुरंत आजे बताए हैं, बोलिए। एक बार में जाएगा 90 5 4, 90 कै बार में जाएगा अब? 2 बार में 90, और ये कट गया। ये आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो किस विधि से बोला है, उसको खोल दो। किस विधि से बोला है वो? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बोला है ना। तो यहां पे अब लिखेंगे माना जो दोनों में बड़ा है। दोनों में कौन बड़ा है? 135 के 225, 225। तो जो बड़ा होगा उसको ए मानिएगा और जो छोटा होगा उसको बी। तो मानेंगे ए बराबर 225 और बी बराबर 135। बी बराबर 135 लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। अब एक बात और ध्यान देना, यहां पर प्रश्न में बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, तो हम लोग भी एल्गोरिथम लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना रखेंगे? 225। अब बी का वैल्यू 135। अब बताओ 135 से जब कटाए हैं तो कितना बार में कटा है? एक बार में। तो आर का मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेष। तो शेष कितना आया है? ये कैसे लिखे, समझ में आ गया? अगला अब आएगा, अब कौची से कटा, कौची को कटाए हैं? 135 को कितना से कटाए हैं? 90 से। तो 90 से जब 90 से कटाए हैं तो कितना बार में कटा है? एक बार में। तो कितना बचल है? जब तक करते रहेंगे जब तक कि 0 ना हो जाए। अब किसको कटाए हैं? 90 को। कौची से कटाए हैं? 45 से। कितना बार में कटा है? तो क्या आया है? लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0, आर बराबर 0। तो इसीलिए HCF 225, 90 बराबर लास्ट में कौन से कटा है? 45 से ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 45 हो गया। आया समझ में? बोलिए, बुझाया कैसे बना? नहीं बुझाया अभी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या दिया है? 196 और 38 220 क्या बोला है? बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चाहे एल्गोरिथम से HCF बराबर व्हाट? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF बराबर व्हाट? यही ना बोला है। चलिए भागा देते हैं। 196 अब भागा कितना में देंगे? 38 220। 196 और भागा देंगे 38 220। ये पूरा भी कट जाता है शायद 195 बार में। 195 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 38 220। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? यहाँ पे कट गया, कट गया ना। और जब कट गया तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अच्छा माने नहीं है अभी से। चलिए मान लेते हैं। ए बराबर क्या मानेंगे? ए बराबर मान लेंगे 38 220। और बी बराबर क्या मान लेंगे? 196। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर कितना रखेंगे? 38 200
20 प्लस बी के जगह पे 100 बराबर 196 गुणा कितना से हुआ है 195, तो शेष कुछ ही आया है, ये शुरू में जीरो आ गया का। हम बोले हैं कि तब तक रखते रहेंगे जब तक आर जीरो ना हो जाए। आर तो शुरू में जीरो आ गया, आर शुरू में जीरो आ गया, तो लिखेंगे चूंकि आर बराबर जीरो इसीलिए HCF 38 220,196 बराबर 196 ही से न कटा है 196। आया समझ में? आए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सही है ना? आए शेष जीरो, कहाँ होगा? कहाँ 195 होगा? अब ठीक है 195 होगा, जिससे कटता है वही ना होता है। 45 से कटा है तो 45 ना आंसर हुआ है, 196 से कटा है तो 196 ना आंसर होगा। बुझा गया? अरे जिससे कटता है वही होता है ना, समझ में अभी दिक्कत है कोई? हेजा देखो 45 से कटा है, लास्ट में जब 45 है तो यही आंसर हुआ है। अगला दिया है 857 और 200, गलती है वो 867 होगा। तीसरा में दिया है 867 और 255 है ना, 867 और 255, 867 और 255 क्या बोला है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF बराबर व्हाट? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF बराबर व्हाट? चलिए लिखिए 255 अब भागा 867, कटाइए 3 से कटेगा, पस्ती 15, पस्ती 15, 1 16, दूतिया 6 1 7, ये 2 ये 0 और यहाँ पर 1। अब ये आएगा ना 255 नीचे, बोलिए 2 बार में जाएगा 204, ये आएगा 1 5 और ये कट जाएगा, ऊपर से क्या आएगा अब 102, कितना बार में जाएगा 2 बार में 102 और ये कट गया। बोलो कितना से कटा? लास्ट में कट तो गया। अब क्या मानेंगे? माना ए बराबर 867, हम बोले हैं कि जो बड़ा रहेगा उसको क्या मानेंगे ए, या जो छोटा रहेगा उसको बी, या बी बराबर क्या मान लेंगे 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर BQ प्लस आर, तो ए के जगह पे 867, बी के जगह पे 255 गुना क्यू के जगह पे क्या होगा बोलो अब 3, और आर के जगह पे 102। अगला 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 5 ना 51 प्लस 51, अब क्या आएगा नीचे
दो, तो हे जाएगा 51 गुना 2 आ प्लस आर बराबर 0 हो गया क्या? अरे यार 0 आ गया। लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 इसीलिए HCF 867,255 बराबर कितना से कटा है लास्ट में? 51। कोई दिक्कत है? अरे आया समझ में कैसे कैसे बन रहा है? बोलो, पूछना है कहीं? अगला ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+5 के रूप का होता है। हमें सिद्ध करना है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है वो या तो विषम पूर्णांक जो है 6q+1 के रूप का होगा या 6q+5 के रूप का होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये 6q+3 छूटा है ना, 6q+3 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हमें सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब हम मानेंगे कैसे? माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर, अब देखो b बराबर क्या मानना है? a को मान लिए धनात्मक विषम पूर्णांक, अब b को किससे गुणा किया है? 6 से ना, तो b बराबर मान लेंगे हमेशा 6। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर BQ+R, जहां 0 से बड़ा या बराबर r लेकिन छोटा होता है b से, होता है ना, या a बराबर b के जगह पे क्या रखेंगे? 6q+r, जहां, अब ध्यान देना इजा, 0 से बड़ा या बराबर r लेकिन छोटा किससे होगा? 6 से। ध्यान देना, जब हेजा b होता है तो हेजा b आता है और b के जगह पे क्या आ गया है? 6, तो हेजा क्या आ जाएगा? बात समझ में आया कैसे किए हम? a बराबर 6q+r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r लेकिन छोटा किससे होता है? 6 से। छोटा होगा यहां पे, इसीलिए r बराबर, इसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये जो r है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 6 से छोटे रहेगा। तार का वैल्यू क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। बात समझ में आएगा? कहिए हम, ये लिखने का मतलब 0 से बड़ा या बराबर r लेकिन छोटा होगा b से, ये लिखने का मतलब हुआ
कि ये r जो है वो 0 से बराबर है, 0 से बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है? ये 6 से। तो 0 के बराबर है तो 0 लिख दिए, 0 से बड़ा है तो लिखने चल दिए 1 2 3 4 5, लेकिन बाद में बोला है कि देखो 6 से छोटा है। तुमसे कोई कहा कि देख यहाँ पे बहुत सारा मिठाई रखा हुआ है, ठीक, तुम कतनो मिठाई खा सकते हो लेकिन 12 गो से बेसी नहीं। तुम तो ज्यादा से ज्यादा तुमको कितना कह दिया खाने के लिए? 12 गो, 12 गो से बेसी नहीं। लेकिन अगर कह देगा कि 12 गो से कम तुमको खाना है, 12 गो से कम खाना है, तो अब लास्ट तुम को खा सकते हो। तुमसे कह देगा कि 2 गो से कम खाना है, तो खाली को खाने के लिए कह रहा है। एक वो 6 गो से बोला है कम होना चाहिए, तो 6 से होना 5 ना होता है। अब बारी बारी से रखेंगे। r बराबर 0 रखने पर, जैसे ही r बराबर 0 रखिएगा तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0, या a बराबर हो जाएगा आपका 6q। a बराबर क्या हो जाएगा? 6q। q के जगह पे तुम कुछ भी रख के देखो तो अपने मन में, q बराबर 1 रखो तो 6 गुना 1 6 आएगा। q बराबर 2 रख के देखो, 6 दूनी के 12 आएगा। 1 रखे थे तो 6 आया था, 2 रखे थे कितना आएगा? 3 रखोगे तो कितना आएगा? 4 रखोगे तो कितना आएगा? 5 रखोगे तो कितना आएगा? ये सब कौन सा संख्या है? सम संख्या। तो हम बराबर अगर इसका सम संख्या लिख देंगे तो गलती लिख दिए, बराबर सम संख्या। ये कौन सा संख्या है? सम संख्या। अब r बराबर 0 रखे थे, अब r बराबर रख के देखते हैं 1 रखने पर। r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर आएगा 6q प्लस 1। अब 1 2 रख के देखो, q बराबर 1 रखो, 6 कम 6 बाई 1 7। q बराबर 2 रखो, 6 दूनी के 12 1 13। q बराबर 3 रखो, 6 3 18 1 19। q बराबर 4 रखो, 6 चौका 24 1। ये सब कौन सा संख्या आ रहा है? विषम संख्या। कौन सा संख्या ये सब आ रहा है? विषम संख्या। तो अब हम अगर इसके बराबर करके ऐसे विषम संख्या लिख देंगे तो गलती तो ना लिखे हैं। बराबर कौन सा संख्या आया? विषम संख्या। बराबर कौन सा संख्या आया? ये विषम संख्या। अब r बराबर कितना रखेंगे? 2 रखने पर। तो r बराबर जब 2 रखिएगा तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2। अरे यार r बराबर 2 रख दिए तो 6q प्लस 2 है ना आएगा। अब बताओ 2 रख के, अब 1 2 रख के देखते हैं। q बराबर 1 रखोगे तो 6 एकम 6 व 2 8। q बराबर 2 रखोगे तो 6 दूनी के 12 2 14। q बराबर 3 रखोगे तो 6 3 18 2 20। q बराबर 4 रखोगे तो 6 चौका 24 2। कौन सा संख्या आ रहा है? ये का मतलब ये कौन सा संख्या है? बराबर सम संख्या। अब r बराबर कितना रखेंगे? r बराबर 3 रखने पर। r बराबर 3 रखिएगा तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। अब बताओ इसका निकालेंगे तो सम संख्या आएगा कि विषम आएगा? विषम आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दें बराबर विषम संख्या। विषम विषम संख्या। अब r बराबर 4 रखने पर। बोलिए कि कहां तक ही रखाएगा? 5 तक ना है r बराबर। r बराबर 4 रखने पर तो ये बराबर 6q प्लस 4। अब ये कौन सा संख्या आ जाएगा? सम संख्या। कौन सा संख्या आ जाएगा? सम संख्या। अब r बराबर कितना रखने पर? 5 रखने पर। r बराबर 5 रखिएगा तो a बराबर कौन सा आ जाएगा? 6q प्लस 5। बताइए कौन सा संख्या आया? विषम
संख्या। कौन सा संख्या आ गया? विषम संख्या। बताइए, r बराबर 0, 2 और 4 पर सम आ रहा है ना, 1, 3, 5 पर विषम आ रहा है ना। लिखेंगे जा, चूंकि r बराबर 0, 2, 4 पर ए सम संख्या तथा r बराबर 1, 3, 5 पर ए विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 तोहर उपाय आज कर देव हम। रुक, हमरा के परेशान करके दिल बड़ा। सजीव चीज हमको परेशानी नहीं करता है, निर्जीव चीज परेशान कर रहा है। उठा के बिगने से हो जाएगा बबुआ? उठा के बिगे जाए तो वो तो मान ला कि बिगम तो कहीं टूट फट जाइए, गलवो टूट फट जाइए हमारे चिल्लात। तो उसका उपाय करना है, फेंकना उपाय है बबुआ। जो भाल मोटरसाइकिल से आदमी गिरता है तो मोटरसाइकिल में आग लगा देता है। चलाना सीखता है कि नहीं सीखता है? एरोप्लेन क्रैश कर रहा है तो क्या एरोप्लेन में बैठने भी छोड़ दिया? सावधानी बरतता है। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो? कहाँ कहाँ दिक्कत है बोलो अब। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। अगला देखो, किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए, 616 गो सदस्य का कोई सेना है, आर्मी है। उनको किसी परेड के लिए 32 गो सदस्यों वाली सेना के पीछे मार्च करना है। 32 गो आगे आगे चलेगा, 32 गो के पीछे, और बाकी को सबको सरिया देना है। 32 गोला आर्मी बैंड है, बैंड बाजा वाला है, बाजा लेके बजाता है, बजाएगा, ये लोग पीछे पीछे उनके चलेगा। इसमें कौ गो है टोटल? 616 गो। इसमें कौ गो है टोटल? 32 गो। तो 32 गो पीछे पूछ रहा है कि कितना कितना को हम सरियाएं। 32 गो के पीछे हम, बढ़िया से उसको, 32 गो के पीछे कितना कितना को सरियाएं के काम होते हैं, बिल्कुल सब में बराबर बराबर मार्च हो जाए। लिखेंगे हल। कुल आर्मी की संख्या कितना दिया है? आर्मी की संख्या, शांत हो जाओ। आर्मी की संख्या कितना है टोटल? 616। आर्मी बैंड की संख्या, आर्मी बैंड की संख्या बराबर 32। आर्मी बैंड की संख्या कितना दिया है? 32। अब कह रहा है कि आर्मी बैंड वालों के पीछे उन 616 को चलना है। लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें, मक्खी बैठी है क्या जी?
जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, कर सकते हैं, बराबर व्हाट। स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, बराबर व्हाट। लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616,32। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कुछ करना नहीं, इसका दोनों का क्या निकाल देना है, HCF। तो HCF निकालिएगा तो ये कहा थोड़े ना है कुछ हो कि कौन विधि से निकालना है, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। 32 से कम 32, ये कटेगा 11, 11 में से 2 गया 9, ये 5, 5 में से 3 गया 2, यहां पे आ जाएगा 6, अब ये जाएगा 9 बार में, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, घटेगा तो कितना आएगा हिजा 8। अब नीचे क्या आएगा, अभी कटा नहीं है, अब नीचे 32 आएगा ना, अरे HCF बना रहे हैं, और चौके 32 कट गया का, कितना आया HCF बराबर कितना आया 8, HCF बराबर कितना आया 8। लिखेंगे इसीलिए स्तंभों की अधिकतम, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, कर सकते हैं, बराबर 8। कौ स्तंभ में मार्च कर सकता है ज्यादा से ज्यादा 8। मतलब कि 32 को अगर सरियाएंगे तो 8 गो उनके पीछे क्या रहेगा, ऐसे चलेगा, 8 गो उनके पीछे चलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या करें, जैसे 32 को बैंड वाला चलेगा तो उनके पीछे हो 616 में से को सरियाएंगे 8 गो, तो वो बिल्कुल ही एक लाइन में चलेगा। बात समझ में आ गया कैसे हो रहा है, बोलो। ठीक है, देखो ये, अरे बोलो, आया समझ में ना। अगला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। दूसरा क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इसमें क्या बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें वर्ग करके देखना है, क्या करके देखना है, वर्ग करके। आसान क्वेश्चन है, लिखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बोलिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, चाहे ऐसे लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का
वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें प्रयोग करके क्या करना है, दर्शाना है। चलिए मानते हैं, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या मानेंगे, बोलो 3। बोलिएगा कि b उसमें 6 माने थे तो उसमें 6 6 था ना, इसमें क्या मानेंगे हम 3, क्योंकि 3 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R, जहां R बड़ा या बराबर 0 से बड़ा या बराबर होगा यार, लेकिन छोटा किससे होगा, 20 से। अब क्या लिखा जाएगा, a बराबर 3Q प्लस R, इसमें क्या लिखाएगा, जहां 0 से बड़ा या बराबर R लेकिन छोटा किससे होगा, 3 से ना, तो इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2, 2 तक ना होगा, क्योंकि 3 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो 3 तक होगा ना, ये 2 तक ना होगा। अरे बुझा गया। अब लेकर चलेंगे, बारी बारी से रखेंगे। R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखिए तो a बराबर हो जाएगा 3Q, 3Q प्लस 0, 0 ना, a बराबर क्या आ जाएगा हिजा 3Q। अब देखो वो धनात्मक पूर्णांक की बात नहीं किया है, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का बात किया है। तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तभी ना होगा वो। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो a² बराबर 3Q का स्क्वायर या a² बराबर तितरी के 9Q स्क्वायर, Q 9Q स्क्वायर, या a² बराबर लिख सकते हैं का 3 गुना 3Q स्क्वायर, या a बराबर 3m। यहां पे माना m बराबर 3Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर को क्या मान लिए हम, m, 3Q स्क्वायर को क्या मान लिए, m। अब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो a² बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1 का स्क्वायर, a² बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर पे ना, a² प्लस 2ab तो 2 गुना 3Q गुना 1 प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, a² प्लस बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1, या a² बराबर दोनों में से क्या कॉमन है
3 कॉमन है तो बच जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, या ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इसमें क्या किए हैं, माने हैं m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। इसमें किसको माने हैं, इसमें इतना जो है ना ये, इसी को क्या मान लिए हैं, m। बोलोगे कि इसमें दूसरा कुछ माने थे, ये क्वेश्चन जो बनेगा इसमें ऐसा ही माना जाता है। बात समझ में आ रहा है, ये जो क्वेश्चन बनेगा इसमें जो ये लाना है ना 3m प्लस 1, तो हम अगर 3 कॉमन ले लिए तो ये इतना का अगर m मान लेंगे हम तो हमारा आ नहीं गया 3m प्लस 1। तो इन सब क्वेश्चन में ऐसे ही माना जाता है। अभी अगला वाला बनाएंगे तो उसमें वो सही मानेंगे। फिर अभी एक बार और रखाएगा ना, a बराबर अब कितना रखाएगा, 2 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 दोनों तरफ। अच्छा a बराबर रख दिया, r बराबर 3q प्लस 2 दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर ना, या ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3q गुना 2, क्यों 2ab प्लस b स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12q प्लस 2 दूनी के 4। इसको लिख सकते हैं का ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि 4 को 3 प्लस 1 लिख नहीं सकते हैं। अब इतना में से देखो कुछ कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा 3, तो ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन होगा तो बच क्या जाएगा इजा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। यहां पर हम मानने वाले हैं या ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। क्या किए हैं, माने हैं, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। समझ में आया, कहां दिक्कत हो रहा है बोलो। अब इसमें हो गया, ये सिद्ध हो गया है, हैं? ये कैसे आया, ये हमें 3m प्लस 1 के रूप का लाना है ना, तो 3 गुना 3q स्क्वायर करेंगे तब है ना। 9 को हम 3 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 लाना है, तो हमें 3 को रख के बाकी को हटाना होगा। इसमें भी 3 कॉमन लिए हैं, ऐसे तो 3 कॉमन हो ही रहा है, तो इसमें भी 3 हम कसम कॉमन लेके बाकी को क्या कर दिए, वहां पे मान के हटा दिए। बुझा गया, लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 3m 3m प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर क्या क्या आ रहा है, या तो 3m आ रहा है, या तो 3m आ रहा है, कहां था 3m, नहीं तो 3m प्लस 1, नहीं तो 3m प्लस 1 आ रहा है। तो ए स्क्वायर बराबर 3m 3m प्लस 1 प्राप्त हो रहा है। इसीलिए चल जाएगा काम, इससे दौड़ते हुए आ गया। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। प्रूव्ड। आया समझ में, बोलो। और बुझाया कैसे कैसे हुआ, ठीक है, अजी इतना ही रहेगा।